हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो देख लेते हैं BSDC 133 के और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो आज हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाला था। उसके जितने क्वेश्चंस थे उसके आंसर यहाँ पे हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगी तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉक 1 से, ठीक है। और ब्लॉक 1 में भारतेंदु द्विवेदी युग है, तो इसको लेते हैं। और इससे जो है द्विवेदी युग से तो कम क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने देखा था कि द्विवेदी युग से जो क्वेश्चन है वो कम पूछे गए थे, लेकिन भारतेंदु युग से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो भारतेंदु युग को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और है भी ज्यादा आपका ये भारतेंदु युग, ठीक है। ओके, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पृष्ठभूमि का था, ठीक है, ये हमें देखना है, राइट। तो ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा और समझा दें, पढ़ा दें। अगर इतना पढ़ाने बैठ जाऊंगी ना तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी 3 ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट करवानी है, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी काल के साहित्य में यदि बदलाव आता है तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक होता है, ठीक है। और यही मेन कारण जो थे वो भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में भी हुए कि परिवर्तन आया और पीछे की तत्कालिक जो परिस्थितियां थी वो उत्तरदायी थी। तो भारतेंदु के समय का जो काल था स्वयं भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत का नया मार्ग, यानी विकास का, उन्नत का मतलब विकास का जो नया मार्ग था वो खुल चुका था। और इस युग में नए नए आविष्कार हो रहे थे, ठीक है, खोज और आविष्कार हो रहे थे। धर्म और दर्शन के नए नए रूप देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक और समाज व्यवस्थाओं में मौलिक क्रांति का मतलब कि सूत्रपात हो रहा था। समाज में मतलब कि हो रही थी, ठीक है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं सूत्रपात का मतलब शुरुआत हो रही थी, ठीक है ना। और पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे इंग्लैंड थे जहां नई सांस्कृतिक चेतना जन्म ले रही थी, ठीक है। और इस युग में कार्ल मार्क्स जैसे, एलिंगसन जैसे राजनीतिक विचारक भी पैदा हुए थे। और मनोविश्लेषण में आचार्य सिगमंड फ्रायड भी इसी काल में आए। तो भारतीय यदि परिवेश में यहाँ पे विश्व की बात चली ना, इतना क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि जब भारतेंदु युग आया तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी परिवर्तन हुए। तो जो यहाँ से चीज हुई ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक का हुआ है आपका विश्व का। अब यहाँ से हम देखेंगे भारतीय परिवेश में। तो अब भारतीय परिवेश में यदि आप देखें तो यहाँ भी ब्रह्म समाज के समर्थक जो थे, प्रवर्तक जो थे, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज जो था जिसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, आदि बहुत से ऐसे समाज सुधारक थे जो इसी वक्त, इसी टाइम, इसी काल के थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे लोग, राजनीतिक नेता भी इसी काल में हुए थे, भारतेंदु काल में यानी आधुनिक काल में। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, भारतेंदु काल को पृष्ठभूमि पूछता है या आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पूछता है तो यही लिखना है, ठीक है ना। या आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई तो यही लिखना है। तो आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसी काल के थे, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था वो भी इसी युग की देन है। तो इसी समय हिंदी प्रदेश के युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र भी का जन्म इसी समय हुआ, प्रादुर्भाव यानी आगमन उसी समय हुआ। और साहित्य में नए नए विषयों को समावेश करके उन्होंने नवजागरण का एक तरह से सूत्रपात किया, आगाज किया। देशभक्ति, राजभक्ति, अब इसको देखिएगा, ये क्या है इनके, देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधारक, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखी। और जो काव्य की एक संकीर्ण सीमा थी उसको उन्होंने विस्तार दिया यानी आगे बढ़ाया। तो ये काव्य के अंतर्गत आता है, शायद विशेषताओं के अंतर्गत आएगा, काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं यानी किस अंतर्वस्त्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो तत्कालिक सभी कवियों में भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई प्रवृत्ति का ही विस्तार मिलता है। और बदलाव के साहित्य में जो ये बदलाव हुए हैं इसके पीछे तत्कालिक परिस्थितियों का हाथ था। तो यहाँ पे हमने पृष्ठभूमि देखा, क्योंकि पृष्ठभूमि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है और इससे क्वेश्चन 100% जो है क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर देख लेते, पृष्ठभूमि हो गई ना, राजनीतिक पृष्ठभूमि तो देखना नहीं है, मैं यहाँ पे राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं बता रही हूँ, लेकिन यदि पूछा जाता है तो क्योंकि वो काल जो था 19वीं सदी का काल था, और 19वीं सदी के काल में अंग्रेज हमारे यहाँ आते, ठीक है ना। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। तो अंग्रेज के आगमन से लेकर के जो भी भारतीयों का शोषण हुआ, व्यापार हुआ, जो भी चीजें थी, ठीक है ना, ये सब चीजें इसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक शोषण यदि, और अब देख लेते हैं पारिस्थितिक कारण की, पारिस्थितिक कारण कौन कौन से थे जिसके कारण से भारतीय हिंदू युग का जो है उदय हुआ, ठीक है। चलिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि में वही था कि भारत का जो व्यापार था वो संबंध यूरोप के देशों से बहुत पुराना था। मुगल कालीन टाइम में भी ऐसे व्यापार यूरोपीय देशों के साथ में हुआ करते थे, ठीक है, और व्यापार के साथ में संघर्ष भी हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो अपनी बुद्धिमत्ता और जल सेना के बल पर बहुत आगे निकल गए थे, और जो मुगल बादशाह थे उनकी अनुमति पाकर, व्यापार की अनुमति पाकर उन्होंने यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे, ठीक है। और भारत उनकी राजनीति पर अंग्रेजों का जो अध्याय था वो शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ किलेबंदी बनानी शुरू कर दी थी। जो मुगल सत्ता थी वो कमजोर थी, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। और कूटनीति के बल पर, कूटनीति क्या थी, फूट डालो शासन करो नीति थी, कूटनीति थी, तो उसके बल पर उनको यहाँ बहुत सफलता मिली। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज की स्थापना एक तरह से यहाँ हो गई थी। मार्ग जो रास्ता था वो खुल गया था, और धीरे धीरे एक एक कर भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार होता चला गया, और 1857 तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय वस्तुओं का व्यापार करते थे, मुनाफा कमाते थे, ठीक है। और भारत सरकार की आर्थिक स्थिति का इसका प्रतिकूल प्रभाव असर नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह स्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि भारत के जो कच्चे माल थे उसका प्रयोग इंग्लैंड में आधुनिक उपकरण द्वारा माल उत्पादन में होता था। कच्चे माल जो इंग्लैंड वाले होते थे वो भारत से ले जाते थे इंग्लैंड में, वहां पे क्या करते थे, उसको उत्पादन करते थे, उसको बनाते थे, तैयार माल, तैयार मतलब करते थे। तो तैयार माल को अधिक कीमत पर फिर भारत में लेके आते थे और अधिक कीमत पर बेचते थे, ठीक है ना। तो इस बदली परिस्थिति के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से जाने लगा और कम दाम में लेते थे, लेकिन इंग्लैंड में बनाने के बाद यहाँ लाके ज्यादा दाम में उसे बेचते थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हुई और शोषण के कारण लोगों में असंतोष इकट्ठा होने लगा, ठीक है ना। और अंग्रेजी शासन शोषण की इस नीति स्वयं एक अंग्रेजी लेखक द्वारा भी कही गई है, ठीक है। तो विद्रोह के, अब 1857 की क्रांति इसी का एक परिणाम था, शोषण का ही परिणाम था। और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आए, और विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकल गया, रानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। उन्होंने जो है घोषणा पत्र जारी किया, भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार जो है प्रजा की भलाई के लिए काम करेगी, धर्म, रंग, जाति भेद के आधार पर नहीं करेगी, सरकारी नौकरी में, शिक्षा में योग्यता और कार्यदक्षता के अनुसार भर्ती की जाएगी। और रानी के आश्वासन के बाद भारतीयों की जो उम्मीद है वो जग गई थी, और यही कारण था कि जो तात्कालिक कवि उस समय के थे महारानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे, और अनेक कवियों में भारतेंदु भी थे, ठीक है। सरकार की ओर से कई सुधार किए गए, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी किया। इसी बीच 1861 में पंजाब, राजपुताना, आगरा और अवध के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ गया, बहुत से लोग मर गए, और इसी के समय जो है कृषि संबंधी कुछ सुधार भी किए गए, ठीक है ना। ओके, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जनता पर कई प्रकार के कर लगाए गए थे, सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र घटाकर भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र किया गया था, ठीक है ना। बहुत सारे पैसे जो है वो व्यय किए जाते थे, आयोजन किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, अगर इतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर ला लें, क्योंकि आपको एक नहीं लिखना है। फिर सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब तत्कालिक समय में भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी, यानी जातिगत द्वेष यहाँ पे ज्यादा देखा गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर कुछ रूढ़वादिता भी थी। रूढ़वादिता का मतलब समुद्री यात्रा करना पाप समझा जाता था, ठीक है। समुद्र यात्रा पार करने से व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, एक वर्ग था जो प्राचीन मान्यताओं को मानता था, और दूसरा एक वर्ग था जो इनको नहीं मानता था, नवीनता को मानता था, आधुनिक काल को मानता था, ठीक है।
तो समाज में नशाखोरी, व्यभिचार भी बढ़ गया था, ठीक है। और जो साम्राज्यवादी शासन, ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवाद के शोषण की जो नीति थी वो और ज्यादा इनको बढ़ाने का काम कर रही थी, ठीक है ना। और मादक वस्तुओं का प्रचार कर रहे थे, हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नीति अपनाकर जो अंग्रेज थे वो अपना कार्य सिद्ध कर रहे थे, काम कर रहे थे। तत्कालिक समाज में नारी उत्थान, जो नारी का स्थान था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, चार दीवारी में बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना, जिससे बौद्धिक मानसिक विकास उनका नहीं हो पाता था। लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि कोई पढ़ भी लेती थी तो विवाह में अड़चन आती थी। विवाह उसके अपने से 10 गुना, 4 से 8 गुना ज्यादा बड़े व्यक्ति के साथ कर दी जाती थी, ठीक है ना। दहेज प्रथा भी एक मेन कारण था, ठीक है, जिसकी वजह से वृद्ध पुरुष के साथ में विवाह कर दिया जाता था और कम अवस्था में लड़कियां जो है विधवा हो जाती थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ में सती प्रथा भी थी, जो लड़कियों को पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। और बहुत से लोग जो थे, स्त्रियों, एक साथ कई स्त्रियों को रखने का शान शौकत शामिल था। तो ये सब कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों ने आंदोलन शुरू किया, ठीक है ना। नर बल भी थी, सब चीजें आप लिख दीजिएगा। देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बल दी जाती थी, ठीक है ना। सरकार ने इस प्रथा को कानून बनाकर बंद कर दिया था। सती प्रथा वाला भी लिख दीजिएगा, ठीक है, सभी चीजें आप इसमें लिख दीजिएगा। साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एक में था, ठीक है ना। आप उसे अलग कर दीजिएगा। सामाजिक का मतलब जो हमने स्त्रियों के बारे में बताया, जो नर बल के बारे में सब चीजें बताई, वो धार्मिक स्थिति हो जाएंगी, ठीक है। तो जब सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हम देख चुके हैं तो धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर शुरू होने लगा था, ठीक है ना। और 1857 से पहले जो भारतीय इतिहास था और रीत काल की परंपरा थी, यहाँ पे भारतीय साहित्य में रीत काल की परंपरा रही है। यानी कि दरबारी जो होते थे वो विलास से पूर्ण रचनाएं करते थे। दरबारी विलास से पूर्ण मतलब वहां पे जो नृत्यांगना वगैरह होती थी, डांस करने वाली नर्तकी वगैरह होती थी, उनके बारे में लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे कि वहां उनको राजाश्रय प्राप्त होता था, राजा आश्रय देता था अपने यहाँ रहने के लिए और पेट पालने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पैसे मिलते थे। कवि एवं साहित्यकार अपनी जीविका को प्रमुख मानकर साहित्य की रचना करते थे, ठीक है। और आश्रयदाताओं को वहां उनकी लेखनी वही लिखनी होती थी और उनको प्रशंसा भरे शब्द लिखना चाहते थे और वो वही लिखते थे जो आश्रयदाता चाहते थे, ठीक है। राजाओं की प्रशंसा नायक नायिकाओं के ऊपर हुआ करती थी, ठीक है ना। या राजा के सुख वैभव का वर्णन करना, उनका कार्य करना, यही सब काम ही हुआ करता था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही, ये राजाओं के टाइम का था, लेकिन जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी, ब्रिटिश शक्ति के आने से जो राज्य थे वो एक एक करके जो है क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, यानी पराधीन होने लगे, गुलाम होने लगे। अंग्रेजों का राज्य हो गया, कवियों का जो आश्रय था वो छिन गया। कभी राजाओं के विलास को छोड़कर जनता के संपर्क में आने लगे, ठीक है ना। और यहीं से शुरू होता है साहित्य का, ठीक है। तो 1972 और 1792-93 से अंग्रेजी के माध्यम से जो है वो शिक्षा को अंग्रेजों ने अंग्रेजी के माध्यम से उपयोगी ज्ञान की शिक्षाएं अंग्रेज जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। 1792-93 में अंग्रेजी के माध्यम से उपयोगी ज्ञान जो है वो शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने शुरू कर दिए थे। और 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये सही चीजें हैं जो आपको इसमें लिखनी है, ठीक है, राइट। और शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होने लगी थी। भारत में अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा प्रसार हो रहा था, ठीक है ना। नवीन शिक्षा द्वारा जन जागरण में तेजी आई। कविता के क्षेत्र में कवियों ने अतीत एवं वर्तमान दोनों का स्थान दिया, है ना। कवियों में एक और कबीर, सूर, तुलसी जैसे भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखा करते थे। साथ ही बिहारी और मतिराम के अनुकरण में श्रृंगारपूर्ण रचनाएं भी लिखा करते थे। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान स्थिति से प्रभावित होकर राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक यथार्थ से पूर्ण रचनाएं की गई। और इस प्रकार परंपरा को निभाते हुए कवियों ने नए नए भावों विचारों को कविता में स्थान दिया। और इस काल की कविता जनजीवन के साथ जो है पैर मिलाने लगी। कवियों का उद्देश्य जनता में जागृति लाना था। जनता की अभिरुचि एवं प्रचार की सुविधा के लिए कविता में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे भक्ति और रीति काव्य के कवित्व, दोहे, सवैया लिखे गए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या पढ़ा रही, साहित्यिक पृष्ठभूमि। जो अब हमें क्या देखना है, तत्कालिक कारण भी यही था। तत्कालिक कारण जो था वो भी वही था, ठीक है। ये कवि हैं, उनके भारतेंदु युगीन काव्य का विकास किस तरह से हुआ, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है कवि है भारतेंदु युगीन उनके, ठीक है ना। विकास का आएगा तो कवि का ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलरेडी चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं। और इनमें यही चीज देखिए, इतनी सारी चीजें इसमें लिखी गई। जो कवि होते थे उनकी जो अंतर वस्तु होती थी, देशभक्ति, राजभक्ति, यही सब चीजें हुआ करती। प्रताप नारायण मिश्र है इसी के अंतर्गत, ठीक है, ओके। राधाचरण गोस्वामी है,
ठीक है, ओके। राधा दास कृष्ण है। तो पृष्ठभूमि और परिस्थितियां एक ही हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है, तो आप दोनों में वही चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय न्यूयन काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राइट। विशेषताएं अगर हम ढूंढे तो कैसे विशेषताएं हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ कवियों का राजाश्रय समाप्त होने लगा था। कवि को जो राजाओं की तरह से एक आश्रय मिलता था और राजाओं का ही बखान वो करते थे, ठीक है ना, वो यहाँ पे समाप्त हो गया था। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो कविता है वो जनता के संपर्क में आने लगी थी। क्यों, कवि जो है राजाश्रय छिन गया तो वो जनता के करीब आ गए, लोगों के बीच में आ गए, ठीक है। तीसरा आपका जो विशेषता बनेगी वो ये बनेगी कि रीतकालीन दरबारी कविता का रूप बदलने लगा। तो जो एक रीतकालीन दरबारी कविता थी, दरबार में ही कविता सुनाई लिखी जाती थी, उसका अब यहाँ पे रूप जो है वो बदल गया था, ठीक है। और यहाँ पांचवा आप कर सकते हैं कि जहां आश्रयदाताओं की व्यक्तिगत इच्छा निच्छा के अनुसार कविताएं की जाती थी। तो पहले जो आश्रयदाता होते थे, जो कवियों को अपने यहाँ राजाश्रय देते थे, ठीक है, तो उनकी इच्छा के अनुसार वो कविता लिखा करते थे, जो वो बोलते थे उसी पे कविता लिखते थे। लेकिन अब सामाजिक जरूरतों को स्थान दिया जाने लगा और कवि अपनी इच्छा से कविता लिखने लगे, ठीक है ना। तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, ओके, चौथा हो जाएगा, सॉरी चौथा हो गया, ठीक है ना। और ये हिंदी साहित्य में परिवर्तन के इस दौर को प्रारंभ करने का श्रेय जो भारतेंदु को जाता है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, पांचवा लिख लीजिए कि इस युग को आधुनिक युग काल कहा जाता है क्योंकि इस युग में नव युग की चेतना हुई, ठीक है, क्या हुई, नव युग की चेतना हुई, ओके। एक और लिख लीजिए, नव युग या नवीन युग की चेतना के कारण काव्य में नायक नायिका के प्रेम सीमा से मुक्त हो गए थे, ठीक है। यानी कि पहले सिर्फ जो नायक नायिका होते थे उनके प्रेम बस को, मतलब प्रेम में नायक नायिका बस को ही दिखाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो प्रेम है एक नारी के रूप में, माँ के रूप में, एक प्रकृति के रूप में, सभी के रूप में दिखाया जाने लगा था। तो इसका जो क्षेत्र है विशाल हो गया था, ठीक है। पहले की जो काव्य जो थी उसका क्षेत्र जो था एक, और हाँ सातवां अपने से लिख लीजिएगा कि पहले के काव्य का जो क्षेत्र था वो संकुचित था, क्या था, संकुचित था। और ये जो आपके टाइम के यानी कि आधुनिक काल का जो काव्य है वो विस्तृत है, विशाल है। तो यहाँ पे मैंने 7 आपको विशेषताएं बता दी हैं भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की, ठीक है। देखिए ऐसे विशेषताएं बीच बीच में ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इतना काफी है ना। एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे भाषा शैली एवं छंद विधान में भी परिवर्तन हुआ। आप लिख सकते हैं कि भाषा शैली और छंद में भी परिवर्तन हुआ। आप 8वां बना सकते हैं कि जो पहले से चल रही परिपाटी थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। यानी कि पहले की चली आ रही जो परंपरा परिपाटी थी उसको छोड़कर यहाँ पर काव्य रचना शुरू की गई। पहले जो, और हाँ और विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ, मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ाया कि और मेन बात कि पहले की जो कविता लिखी जाती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, ब्रज और अवधी भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन मेन जो होता था वो ब्रज भाषा होती थी। लेकिन इस काल में भारतेंदु काल में ब्रज को इतना महत्व नहीं दिया गया। खड़ी बोली के साथ में संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी वगैरह में भी कविताएं लिखी जाने लगी थी। ये भी एक विशेषता है, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी विशेषताएं जी हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि काव्य की संरचनागत यदि विशेषता पूछता है, ठीक है, संरचनागत विशेषता याद रखिएगा तो फिर विषय वस्तु हो जाएगी, ठीक है ना। जहाँ पे विषय वस्तु नायक नायिका को ध्यान में दिया जाता था या फिर भगवान की ओर ध्यान में दिया जाता था, अब उसको बदल दिया गया है। समसामयिक जो समस्याएं होती थी उन पर ध्यान दिया जाने लगा। श्रृंगार, हास्य, व्यंग, ईश्वर भक्त के अलावा देश प्रेम की भी रचनाएं होने लगी थी, ठीक है ना। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधित विषयों पर भी रचनाएं होने लगी थी। तो ये अगर काव्य का क्या पूछता है, काव्य का संरचनात्मक विशेषताएं पूछता है, संरचनागत विशेषताएं पूछता है तो आपको फिर ये लिखना है। लेकिन काव्य की यदि विशेषताएं पूछता है तो आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। श्रृंगारिक रचनाएं, तत्कालिक कवि जो है परंपरा से अपने को अलग नहीं रख पाए, सभी ने रीतकालीन परिपाटी क्या थी, वहां पे श्रृंगारिक रचनाएं हुआ करती थी, चाहे वो राधा कृष्ण की हो, राम की हो, ठीक है ना, या फिर किसकी हो, प्रेम का नायक नायिका की, इस तरह की हुआ करती थी, ठीक है। तो ये श्रृंगारिक रचनाएं हुई। तो भक्ति परक रचनाएं, परंपरा से चली आ रही परिपाटी के अनुसार कविगण भक्ति परक रचनाएं करते थे। भारतेंदु युग में भारतेंदुवाद कवियों ने भक्ति परक रचनाएं की थी, ठीक है। फिर
राजभक्ति, इस प्रकार के अन्य कवियों में भी राजभक्ति रचनाएं मिलती है, भक्ति रचनाएं मिलती है, और इस काल में जो है राजभक्ति की कविताएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और भारतेंदु ने भी अनेक कविताएं जो है रची थी, किससे, जिसमें राजभक्ति झलक रही थी महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए, ठीक है ना। तो ये राजभक्ति हो गया। फिर देशभक्ति भी आएगा। देशभक्ति है, देशभक्ति में क्या है कि पहले राजभक्ति था, विक्टोरिया के लिए था, लेकिन जब पता चला कि नहीं ये तो सिर्फ शोषण कर रहे हैं हम लोगों का, एक नव चेतना, नव जागृत लोगों में जब जागा, तो फिर राजभक्ति छोड़ के देशभक्ति यानी देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए कविता लिखने लगे, ठीक है ना। ओके राइट। तो ये हो गया राष्ट्रभक्ति। तो इतना काफी है, इतना काफी है, कुछ और क्या लिखना नहीं। भाषा शैली हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि भाषा शैली आता है तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखना है कि जो पहले की भाषा शैली थी यानी भारतेंदु युग की भाषा शैली है, क्योंकि पहले रीति काल में श्रृंगार प्रेम भावना की के बारे में लिखा जाता था, ठीक है ना। तो वहां पर जो है अब जो है इस भाषा ब्रज भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ब्रज भाषा को छोड़ दिया गया, यहाँ पे ब्रज एवं अवधी भाषा में जो है कम, और खड़ी भाषा में यहाँ पर खड़ी बोली में ज्यादा लिखा जाने लगा था। और साथ ही साथ में और भी भाषा यहाँ पर बोली गई, जैसे प्रयोग किया गया उर्दू का प्रयोग किया गया जो मैंने आपको बताया, अंग्रेजी शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पे मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग किया गया, ठीक है राइट। ओके, क्योंकि भारतेंदु युग कवि जागरूक थे और उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए भी जनसमाय, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाया। तो काव्य का माध्यम क्या था, कौन सी भाषाएं थी काव्य का माध्यम, काव्य के माध्यम की कौन सी भाषाएं थी, तो वो थी बुंदेली, अवधी और खड़ी बोली, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको। और खड़ी बोली में रचनाएं करके कवियों ने इसको विस्तार प्रदान किया था, ठीक है ना। तो खड़ी बोली इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें जिसमें टिक लगा होगा वही देखेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए पहले से ही टिक इसमें लगा लिया था जो इम्पोर्टेंट है, सारांश। भारतेंदु और उनकी कविता, अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, नहीं तो फिर निकल जाएगा और ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, पृष्ठभूमि तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख लो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है जो पृष्ठभूमि पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो पृष्ठभूमि देखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। और कुछ क्या है, भारतेंदु का काव्य प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, ये एक आपके इसमें क्वेश्चन था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां। तो देखिए पहले के अंतर्गत प्राचीन प्रवृत्तियों को रखा गया, दूसरे के अंतर्गत नवीन प्रवृत्तियों को रखा गया, यानी प्रवृत्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि संपूर्ण भारतेंदु काव्य को यहाँ दो भागों में बांटकर उनके काव्य की प्रवृत्तियों को पहचानते हैं। तो पहले में नवीन प्रवृत्तियां हैं, दूसरे प्राचीन प्रवृत्तियां, दूसरे में नवीन प्रवृत्तियां। और ये जो नवीन प्रवृत्तियां हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी एक अलग क्वेश्चन पूछा गया था, नवीन प्रवृत्तियां क्या है लिखिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है वो है क्या, ठीक है ना, यानी कि बोलते हैं ना कि प्रवृत्ति एक तरह से आदत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो परंपरा पहले से चली आ रही हो, ठीक है ना, उनको छोड़ करके दूसरी परंपरा अपना लेना, ठीक है। तो स्वयं अपनी एक परंपरा उन्होंने प्रारंभ कर दी थी, वही उनकी प्रवृत्ति कहलाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्राचीन प्रवृत्ति में भारतेंदु परंपरा से अधिक प्रभावित थे और वे बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उन्होंने भक्ति संबंधित रचनाएं की थी, और सूर एवं तुलसी की भांति उन्होंने विनय के पदों की रचना की थी, ठीक है ना। तो ये प्राचीन प्रवृत्ति हो गई। इसमें कृष्णा पदावली आ जाता है, ठीक है ना। और कुछ आएगा क्या इसमें, कथा काव्य, रीति काव्य, ये प्राचीनों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। काव्य, कौतुक, ये सभी हो गया। इस प्रकार भारतेंदु का काव्य अधिकांश भाग प्रवृत्तियों से संबंधित है और परंपरा से चली आ रही प्रवृत्तियों को उन्होंने अपनाया, किंतु तत्कालिक परिस्थितियों में उनमें नवीन प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा प्रदान की। और भारतेंदु काव्य की नवीन प्रवृत्ति को जाने, तो पुरानी प्रवृत्ति को उन्होंने पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी पुरानी प्रवृत्ति से, प्राचीन प्रवृत्ति से की थी, ठीक है ना। यानी जो एक परंपरा क्या चली आ रही थी, रीत काल की परंपरा थी कि भक्ति की तरह, भक्ति और श्रृंगार की कविताएं लिखना, ब्रज भाषा, अवधी भाषा वेरी इंपॉर्टेंट थी, ब्रज तो वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। जो कुछ नियम परिपाटी बना गए थे उसके अनुसार चलना। लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, जो परिस्थितियां हम देख चुके थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को हमने देख लिया था, उसके बाद उनमें एक नया परिवर्तन आया, नई चेतना आई,
ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी प्रवृत्ति बदल दी और उनको नवीन प्रवृत्ति अपना ली। तो प्राचीन प्रवृत्ति को बदलकर नवीन प्रवृत्ति में आ गए। अब नवीन प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आपका ये सब चीज आएगा, ठीक है ना। तो आधुनिक काव्य धारा के उद्देश्य के पीछे तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो परिस्थितियां हैं वो उत्तरदायी थी, और भारतेंदु काव्य में इस आधुनिक नवीन काव्य की प्रवृत्तियों को देखा गया है। ये ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब भी जस्ट ऊपर बताया आपको कि राजभक्ति विक्टोरिया के लिए वो लिखते थे, देशभक्ति राष्ट्र के लिए लिखते थे, समाज सुधार जो भी कुरीतियां व्याप्त थी समाज में उसके लिए लिखते थे। अर्थनीति छोड़ दीजिए, भाषा प्रेम, भाषा के माध्यम से प्रेम को दिखाना, और प्रेम में ये राष्ट्र प्रेम ही इनका झलकता था, ठीक है ना। परिहास काव्य, वो हास्य के माध्यम से व्यंग किया करते थे, समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको वो परिहास, हास्य के माध्यम से व्यंग में दिखा के लिखा करते थे। वो लोकगीत भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है ना। निबंध काव्य, प्रकृति वर्णन भी वो करते थे। तो ये जो है नवीन प्रवृत्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका, मैं बता देती हूँ। एक एक करके हम लोग इसे देख चुके हैं, पहले भी समझा चुके हैं, जस्ट अभी ऊपर भी बता के आई हूँ। अभी भी आपकी ये फर्स्ट ब्लॉक जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, जब हमने भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में देख लिया, पढ़ लिया, तो काव्य के संरचनागत विशेषताओं पर विचार करेंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत भाषा, काव्य, रूप, छंद, रस, अलंकार की रचना की जाएगी, ठीक है। तो काव्य के संरचना शिल्प यदि हम देखते हैं तो संरचना शिल्प में सबसे पहले भाषा आती है। ये ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है, जो चीजें मैंने पहले पढ़ा दी है मैं उसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर रस आता है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है। फिर अलंकार आता है, मैं वो चीजें आपको पढ़ा दूंगी। अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगूंगी ना तो फिर यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और तीनों ब्लॉक को हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। जैसे तत्कालिक परिस्थितियों ने कवियों के अंदर नई चेतना का संचार किया था। भारतेंदु पारंपरिक प्रवृत्तियों से जुड़े रहे, लेकिन नई चेतना क्या है? नई चेतना, नई प्रवृत्ति एक ही है, ठीक है। नई चेतना की विशेषताएं बताइए, नई चेतना कौन कौन सी है, तो वही आपको लिखना है। राजभक्ति, देशभक्ति, जो भी हम लोग देख के आए, ठीक है। और काव्य की मुख्य विषय वस्तु के रूप में सामने आई थी, ठीक है ना। ओके, क्योंकि भारतेंदु का आगमन जिस समय हुआ वो रीतिकाल था, और रीतिकालीन परंपरा का प्रभाव उनके लेखन में दिखा था। उनकी काव्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि उन्होंने नए प्रयोग किए थे। ब्रज भाषा ही काव्य भाषा हो सकती थी, इस भ्रम को उन्होंने दूर किया था। तो ये काव्य की विशेषता में लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था कि उन्होंने यहाँ पे खड़ी बोली लिखना शुरू कर दिया था, खड़ी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए थे, नहीं पूछा गया था, है ना। लेकिन हाँ, द्विवेदी युग से क्वेश्चन उसकी विशेषताएं, ऐतिहासिक परिस्थितियां, पृष्ठभूमि नहीं पूछा गया। लेकिन इसमें से यहाँ पर देखिए, मैं जो प्रमुख कवि है द्विवेदी युग के, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, ठीक है ना। तो चलिए एक एक नजर करके यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। ओके, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है, इसको मैंने ऑलरेडी बताया है, वीडियो वॉच कर लीजिएगा, द्विवेदी युग को देख लीजिएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, एक क्वेश्चन जरूर आने की पॉसिबिलिटी है द्विवेदी युग के कवि का। मैथिली चरण गुप्त इसके अंतर्गत आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आते हैं, यही आगे आप पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी आते हैं, शंभुनाथ शंकर, सिया राम शरण गुप्ता आते हैं, ठीक है ना। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग काव्य की साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी है, तो अभी हमने इसमें, हाँ, राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और देशभक्ति द्विवेदी युग में किस तरह से आगे आया। तो द्विवेदी युग की कविता का केंद्रीय भाव जो था वो राष्ट्रीयता का था, क्योंकि 1900 से लेकर 1920 तक का काल द्विवेदी युग कहलाया जाता है, ठीक है ना। छायावाद 1916 से स्टार्ट हुआ था। यह कविता अनेक रूपों में प्रकट होता है, ठीक है ना। सॉरी, यह राष्ट्रीयता और भारतेंदु युगीन जो राजभक्ति का स्वर था वो समाप्त नहीं हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का जो काम था वो किसने किया था, द्विवेदी युग ने किया था, ठीक है। पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाओं में ऐसे प्रसंगों का चित्रण किया गया था जिसमें पाठक देश, समाज, स्वतंत्रता, वीरता आदि के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए, शारीरिक परिश्रम का महत्व समझे, उचित मूल्यों के लिए बलिदान की भावना समझे कि बलिदान हमें कहाँ पे देना है, उसका मूल्य क्या है, सादगी पूर्ण जीवन, स्वाभिमान आदि सभी संस्कार करने की दृष्टि से पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं, प्रसंगों, व्यक्तियों का काव्य में प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर व्यक्तियों का, जहाँ पे भक्ति का, भगवानों का काव्य में प्रयोग किया जाता था, लोगों की प्रशंसा करने में प्रयोग किया जाता था, नायक नायिका का प्रयोग किया जाता था, अब यहाँ पर व्यक्ति, वो इनकी जगह किसने ले ली, व्यक्ति ने ले लिया था। और
व्यक्ति के स्वतंत्रता को, वीरता को, ठीक है ना, जगाने के लिए, बताने के लिए, एक चेतना उनमें लाने के लिए कि आप देश के लिए क्या कुछ कर सकते हो, इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे उनका प्रयोग किया गया। और यहाँ पे सांप्रदायिक जो वैमनस्य था, जो जातिगत या भेदभाव, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह के जो थे, इनको मिटाने के लिए भी सभी धर्मों के मूल तत्वों की समता पर बल दिया गया। और सांस्कृतिक जागरण के लिए पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उपयोग करते हुए काव्य लिखे गए। तो मूल मंत्र क्या था? एक हृदय ही भारत जननी है, ठीक है ना। भारतीय राजाओं की विजय के प्रसंगों को बहुत महत्व मिला। तो राष्ट्रीयता इस युग की प्रेरणा शक्ति है, किस युग की? द्विवेदी युग की। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आज बीपीएससी 134 का पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, मैंने देखा व्हाट्सएप पे लोगों ने भेजा है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। सोचिए 5 क्वेश्चन थे, वो भी 3 क्वेश्चन जो 20 नंबर के थे, 20 मार्क्स के, यानी 60 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाने अगर उन्होंने पढ़ा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इस राष्ट्रीयता को परिभाषित करना जरूरी है कि राष्ट्रीयता का अर्थ है प्रगतिशील जीवन, मूल्यों की स्वीकृति, रीतिवाद रूढ़ियों पर प्रहार, नायक नायिका भेद वाली रचनात्मक कविता का खंडन। यानी कि राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि जीवन की प्रगतिशील जीवन मूल्यों की स्वीकृति, यानी जीवन में आगे बढ़िए, प्रगतिशील होइए, ठीक है। जो मूल्य हैं उनको स्वीकार करिए, जो रीतिकालीन जो रूढ़वादियां आपकी हैं उनको छोड़िए, नायक नायिका वाली जो भेद वाली रचनाएं लिखी जाती थी उनका खंडन किया गया, उनका बहिष्कार किया गया, और सामाजिक चेतना के विकास और परिष्कार के लिए आवश्यक कार्य किए गए, जिनमें परिवर्तन, स्वदेशी भाषा, स्वजाति गौरव गान और भारतीय सामंतवाद पर प्रहार किया गया, ठीक है ना। ये चीज है, ये है राष्ट्रीयता, ठीक है। तो भारतीय नवजागरण ने सबसे बड़ी काम यही किया कि दरबारी साहित्य की परंपरा को समाप्त करते हुए, दरबारी साहित्य क्या है? मान लीजिए सपोज दैट, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत निकालती हूँ 20 से, दरबारी साहित्य का मतलब होता है कि वो लोग जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, दरबार में रहते थे, राजा से उनको आश्रय मिलता था, उनके जीविकोपार्जन के लिए, पेट पालने के लिए राजा लोग पैसा देते थे, तो वो दरबारी यानी राजाओं के ही पक्ष में लिखा करते थे। वो कभी उनकी बुराई नहीं करते थे, हमेशा अच्छाई, बखान, वर्णन करना, और जो राजा जैसा चाहता था वैसे लिखवा लेता था, तो दरबारी साहित्य कहलाता है, ठीक है। वहां पर नृत्यांगना होती थी, नृत्य करने वाली लोग होती थी, उनके बारे में वो लिखते थे, तो दरबारी साहित्य कहलाता है, ठीक है। ओके, तो राष्ट्रीयता देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युगीन कविता की राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी शोषण के हर कुचक्र का पर्दाफाश करती है, और इसलिए राष्ट्रीय भावना में युद्ध आक्रोश की प्रवृत्ति भी बढ़ी हुई है, ठीक है ना। और राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति है नारी जागरण की चेतना। तो ठीक है, इतना हो गया राष्ट्रीयता ना। ओके, तो इस प्रकार राष्ट्रीयता मानव मुक्ति और मानवतावाद का पर्याय है। क्वेश्चन राष्ट्रीयता और मानवतावाद से आ सकता है, दोनों को जोड़ करके, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, राइट। हो सकता है राष्ट्रीयता और मानवतावाद से क्वेश्चन पूछ दे, तो परेशान मत होइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी था कि स्वतंत्रतावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन थे, आपको बताना है, क्योंकि उनमें से एक नाम शायद निकल के आया था, किसका नाम था? निराला थे शायद, तो उनके बारे में पूछ सकता है कि वो किस तरह के थे, कवि थे, स्वतंत्रता पूर्वक निराला के बारे में बताइए। तो देख लीजिए, स्वतंत्रतावादी काव्य के आरंभिक संकेत, ठीक है। देखिए, अब छायावाद में जिन स्वतंत्रतावादी प्रवृत्तियों का सूक्ष्म और गहन विस्तार हुआ, उनके आरंभिक बीज द्विवेदी युग की स्वतंत्रतावादी कविता में स्पष्ट देखने को मिला। यानी कि छायावाद में स्वतंत्रतावादी यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता स्वतंत्रता, लिखने की आजादी, ठीक है ना। ओके, तो इसकी जो शुरुआत है वो कविता में द्विवेदी युग में देखने को मिली, और कविता में व्यापक रूप से स्वतंत्रतावाद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पाठक को है। उन्होंने अपने को स्वतंत्र कवि घोषित कर दिया और मुक्त जीवन के प्रति लगाव की एक भूमिका की तैयार की। अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ के कई प्रबंध काव्यों का अनुवाद किया तथा मौलिक रचनाएं की, और इन मौलिक रचनाओं में प्रसिद्ध जगत सच्चाई सार इस कविता में 2 पंक्तियां स्वतंत्रतावाद और पुनर्जागरण का मूल मंत्र मानी जाती है, ठीक है ना। ओके, राइट। जगत है सच्चा, तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। 2 लाइन उन्होंने लिखी थी जगत सच्चाई सार पर, ठीक है।
और इस पंक्ति में जगत को माया प्रपंच वाली विचारधारा का खंडन करने के साथ जीवन के यथार्थ और कर्म सौंदर्य को गति देने वाली का समर्थन करती है। तो यहाँ पर हम नाम देख लेते हैं कि श्रीधर पाठक की स्वच्छंदतावादी धारा में, अब यहाँ पे देखिएगा, देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि रचनाकार थे जो स्वच्छंदवादी के रूप में आते हैं। और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का उल्लेख विस्फोट पंडित रामचंद्र शुक्ल के मधुस्रोत और राम नरेश त्रिपाठी के पति के मिलन और स्वप्न जैसे काव्यों में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ स्वच्छंदता का सहज उल्लास सृजनात्मक खड़ी बोली से फूटता और प्रकृति वैभव के रंग जो है वो यहाँ पे बिखरे हुए मिलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है स्वच्छंदतावादी। ठीक है, इसे 100% देख लीजिएगा। और भी हम यहाँ पर स्वच्छंदतावादी धारा के इन कवियों ने लावनी, ख्याल और जो लोक साहित्य थे उसको भी नहीं छोड़ा, उसमें भी इन्होंने लिखा। और इतना ही नहीं, लोक साहित्य के कवि अभिप्रायों को कविता में स्थान दिया, जैसे पथिक में प्रेमी का पथिक वेश धारण करना, अंत में अब तक मृत समझी जाने वाली प्रिया से योगी की कुटी पर भेंट। तो ये यहाँ पे स्वच्छंदतावादी धारा एक तरह से आंदोलन था। स्वच्छंदतावादी जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ पाना मुश्किल होगा, ठीक है ना, लेकिन ये एक प्रकार का आंदोलन था, ठीक है ना। और द्विवेदी युगीन कविता में स्वच्छंदतावाद को अभिव्यक्ति मिली थी, यानी कि रचना प्रक्रिया और रचना स्वभाव दोनों स्तरों पर। हरिऔध और गुप्त जैसे अनुशासन की धारा में चलने वाले कवियों ने भी गीत प्रगत पद्धति के माध्यम से अभिव्यक्ति की थी। ठीक है, तो इस दृष्टि का उदाहरण सोधरा और साकेत में देखने को मिलता है। ओके, राइट। तो एक तरह से क्या था, ये एक तरह से आंदोलन था। क्या था? स्वच्छंदतावादी। क्योंकि देखिए इसकी जो भाषा थी खड़ी बोली थी। अगर द्विवेदी युगीन काव्य भाषा आ जाए तो परेशान मत होइएगा, खड़ी बोली थी, द्विवेदी युगीन की शुद्ध खड़ी बोली थी, कोई और भी भाषा यहाँ पे नहीं थी, बल्कि भारतेंदु में क्या थी, ब्रज भाषा, अवधी भी थी, बुंदेली भी थी और साथ ही साथ में खड़ी बोली भी थी। ठीक है, और द्विवेदी युगीन में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो आई थिंक यहाँ पे जो है ये द्विवेदी युगीन काव्य का मूल्यांकन, द्विवेदी युगीन काव्य का मूल्यांकन क्या हो सकता है? काव्य का मूल्यांकन वही है कि द्विवेदी युग का प्रमुख प्रदेय मूल्यांकन है, प्रदेय, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, एक ही मतलब होता है। तो क्या था, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और ब्रज भाषा को समसामयिक काव्य संवेदना के बहन के लिए, यानी कि ब्रज भाषा को खत्म कर देना और खड़ी बोली का यहाँ पे अस्तित्व में लेके आना ही मेन जो था उद्देश्य था। और हिंदी कवियों को खड़ी बोली में लिखने के लिए समर्थ बना देता है। भाषा की शुद्धता, सरलता, सरसता जो है वो अद्भुत यहाँ पे होती है। और ये सब किसकी देन है? इस द्विवेदी युग की देन है। कविता में भावों, विचारों अर्थात काव्य वस्तु की समकालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को जोड़ने का भी महत्वपूर्ण काम ये करती है। ठीक है ना, और विषयों का विस्तार भी बहुत ज्यादा इसमें हुआ है। प्रकृति से कवि हृदय ने अपना गहरा संबंध महसूस किया और प्रकृति से संवादपूर्ण संबंध में मनुष्य जीवन की सार्थकता देखने लगा। और राष्ट्रीयता जो था द्विवेदी युगीन कविता का प्रमुख भाव था। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग की कविता का भाव क्या था? भाव पक्ष का मतलब ही होता है राष्ट्रीयता। और राष्ट्रीयता, स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृत जो थे ये सभी चीजें थी। ठीक है ना, राइट। तो ये देख लीजिएगा द्विवेदी युगीन का काव्य का मूल्यांकन, यानी क्या तो काव्य का मूल्यांकन या प्रदेय। ठीक है, राइट। ओके, चलिए ये यहाँ पे भी द्विवेदी युग भी जो है फिनिश्ड हो गया है। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। एक वीडियो मुझे लगता है एक ही ब्लॉक हो पाएगा, हरिऔध और उनकी कविता, जिसमें हम सिर्फ एक लेंगे, प्री प्रवास लेंगे। ठीक है, ओके, राइट। चलिए प्री प्रवास को यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हरिऔध से सिर्फ एक ही चीज पूछा जाता है, प्री प्रवास। ठीक है ना, ओके ओके। तो चलिए मुख्य कृति उनकी जो है प्री प्रवास, ये देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। अब देखिए अयोध्या सिंह हरिऔध ने 25 वर्ष की उम्र से साहित्य रचना शुरू कर दी थी और नाटक और उपन्यासों की उन्होंने रचना की। फिर कविता रचना करने लगे, उनका ध्यान कविता की ओर गया। तो ब्रज भाषा से आरंभ कर उन्होंने खड़ी बोली में विभिन्न रचनाएं की थी। ठीक है, और समसामयिक विषयों पर लेखन कर उन्होंने देश की सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है। और सारी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है प्री प्रवास। ठीक है, और इसी रचना के माध्यम से वे हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। पौराणिक विषय पर आधारित होते हुए भी इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें युगानुकूल समस्या को उठाया गया है। सब्जेक्ट जो था वो पौराणिक था, पौराणिक का मतलब पुराना। ठीक है,
पौराणिक विषय था, पुराना था, लेकिन जो इसमें समस्याएं उठा, जो समस्याएं थी वो आज के टाइम की थी, यानी कि उस समय के टाइम की थी जब ये लिखते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता है। कथा पुरानी है, ठीक है ना, कथा पुरानी है लेकिन उद्देश्य इसमें नया लाया गया है। परंपरा से हटकर उन्होंने एक नया प्रयोग किया और इस रचना का प्रकाशन 1914 में हुआ। और इस रचना की एक और खासियत है कि इसे खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अच्छा, क्वेश्चन अब देखिएगा कैसे क्रिएट होता है। मैं एक इससे क्वेश्चन खुद क्रिएट कर देती हूँ और वो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो प्री प्रवास है उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, विशेषताएं बताइए या महत्व बताइए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्या निकलेगा, पहला क्या निकलेगा, सबसे पहला ये निकलेगा, यहाँ पे ले लीजिएगा फर्स्ट नंबर का, मैं इसे इरेज कर देती हूँ तो आपके समझ में ये आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए पहले यहाँ पे इसकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले जो विशेषता वो ये है कि पौराणिक विषय पर आधारित था प्री प्रवास, मतलब पौराणिक विषय के होते हुए भी इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें युगानुकूल समस्या को उठाया गया। ठीक है, यानी पौराणिक विषय पर होते हुए भी इसकी जो समस्याएं थी वो उस टाइम के समय की थी, तो पहला हो गया। ठीक है ना, दूसरा, कथा पुरानी थी लेकिन उद्देश्य बिल्कुल नए थे। कहानी पुरानी थी, पौराणिक थी लेकिन उद्देश्य बिल्कुल नए थे। फिर तीसरा, परंपरा से हटकर उन्होंने एक नया प्रयोग किया ना, मतलब कथा पुरानी लेकिन उद्देश्य नए रखें, समस्याएं नहीं निकाली, जो समस्याएं उस समय प्रेजेंट टाइम में थी। फिर तीसरा क्या हो गया, तीसरा तो हो गया। चौथा ये हो गया सबसे बड़ी खासियत कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था, प्री प्रवास को प्राप्त हुआ, जो खड़ी बोली में लिखा गया था। ठीक है, और पांचवा भी कह सकते हैं कि काव्य का वर्ण विषय आध्यात्मिक तथा लौकिक प्रेम है। ठीक है, लेकिन समसामयिक संदर्भ में रखकर लोक पक्ष तथा लोक कल्याण को अधिक महत्व दिया गया। पचमा हो गया कि काव्य का जो विषय है, वर्ण विषय, वो आध्यात्मिक लौकिक है क्योंकि पौराणिक है इसलिए, लेकिन आज के समय के हिसाब से यानी समसामयिक उस समय के हिसाब से लोक पक्ष और लोक कल्याण को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, तो प्री प्रवास की रचना के पीछे तत्कालिक कारण है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए प्री प्रवास पर एक निबंध लिखिए, तो आपको यही सब लिख देना है। प्री प्रवास की विशेषताएं बताइए, तो आपको यही लिख देना है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्री प्रवास यहाँ पे है तो इसमें ज्यादा कुछ और देखने की जरूरत तो है नहीं। अब द्विवेदी युग में जिस आधुनिकता का आगमन हो रहा था, आधुनिकता आ रही थी, उससे परंपरागत काव्य रचनाओं का आधार कम होता जा रहा था और सुधारात्मक एवं जो नव जागरण आंदोलन थे सभी क्षेत्र में बदलाव आ रहा था। ठीक है ना, मतलब कि एक तरह से मानस चेतना को जगाना, राष्ट्रीयता को लाना, है ना, ये सभी चीजें उस वक्त थे। अपने धर्म संस्कृति को बचाना, ये सभी चीजें उस वक्त थे। ठीक है ना, क्योंकि लंबी पराधीनता के कारण भारतीय अपने विचारों में संकुचित हो गए थे, तो स्वतंत्र चिंतन का उनका मुख्य आधार खो गया था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के कारण स्वयं यहाँ के विचारकों के विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने के कारण नव जागरण की लहर आई। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पे प्री प्रवास था। ठीक है, ओके। अच्छा, ये प्री प्रवास है क्या, थोड़ा सा ये देखते हैं यहाँ पर। प्री प्रवास रचना के पीछे कोई कारण है, मतलब एक कारण है। हरिऔध का परिवार कृष्ण भक्त था, ये पढ़ लीजिएगा, ये हर साल क्वेश्चन प्री प्रवास पूछा गया है। ठीक है ना, तो हरिऔध का परिवार कृष्ण भक्त था और कृष्ण के चरित्र और गुणगान उन्होंने बचपन से सुन रखे थे, तो उनके मन में एक अलौकिक शक्ति जो थी वो कृष्ण की छवि का निर्माण हो गया था। एक अलौकिक शक्ति के रूप में कृष्ण का निर्माण वो अपने मन में बसाने लग गए थे, किंतु कभी केवल कृष्ण के अलौकिक रूप से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि जो अलौकिक और शक्तिमान है उसे जन कल्याण भी करना चाहिए। ठीक है, और इस भावना से उनके हृदय में कृष्ण का लोक कल्याणकारी रूप चित्रित हुआ। वो उत्सुक हो गए और एक और दुर्घटना उनके इस रचना के लिए प्रवृत्ति किया कि 1905 में अचानक कवि की पत्नी का निधन हो गया और उनके जीवन में एक रिक्तता यानी खालीपन उत्पन्न हो गया, और इस खालीपन को उन्होंने प्री प्रवास की रचना करके पूरा किया। है ना, तो खाली रहते क्या करते हैं, तो जनरली कवि लोग यही तो करते हैं, खाली होते हैं और जो दिमाग में आता है वो लिखते हैं। तो उनकी मूक व्यथा को इस रचना में पाया गया है। ठीक है ना, जिस प्रकार कृष्ण का मथुरा गमन और जो ब्रजवासी होते
होते हैं वो व्यथा का कारण बना, उसी प्रकार पत्नी के बिछोने कवि को सदा के लिए विरह की पीड़ा, दुख की पीड़ा से युक्त कर दिया, भर दिया था। तो जब कवि ने इस महाकाव्य की रचना की तो उनकी पीड़ा में थोड़ी कमी आई, और साथ ही कवि व्यक्तिगत पीड़ा से उठकर जो है वो समष्टिगत यानी सबकी पीड़ा में शामिल हो गए कि सबके साथ ऐसा होता है, और उनके कृष्ण अब साधारण मानव नायक बन गए जो कवि जनों का कल्याण चाहते थे। तो ये है आपका प्रिय प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? जाना, मरना, यही होता है ना। प्रवास का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा। तो प्रवास का जनरली मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ना, जैसे बोलते जनसंख्या प्रवास होना। तो उनकी वाइफ जो थी उनको छोड़ के चली गई, तो उस स्थान उस जगह से चली गई, तो वही था प्रिय प्रवास। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला सर्ग, सर्व वगैरह तो कुछ आएगा नहीं इसमें, है ना। क्या क्वेश्चन पूछता है प्रिय प्रवास? यही पूछता है कि उसके उद्देश्य क्या थे। अगर उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य उनका यही था। देखिए उनका जो इसका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे देखिएगा, ये इनका उद्देश्य यहाँ पे झलकता है। ठीक है ना, क्योंकि उनके मन में जो एक अलौकिक शक्ति कृष्ण के रूप में बस गई थी, ठीक है ना, तो उस अलौकिक शक्ति से वो संतुष्ट नहीं थे, और वो बार बार सोचते थे कि जो अलौकिक और शक्तिमान है तो उसको लोगों के सामने भी आना चाहिए और जन कल्याण भी करना चाहिए। और इसी भावना ने उनके हृदय में कृष्ण का लोक कल्याणकारी रूप जो है चित्रित करने को शुरू कर दिया। लेकिन एक घटना हो गई। अब मेन उद्देश्य था कि एक घटना हुई कि उनकी वाइफ जो थी उनका निधन हो गया था, उनके जीवन में खालीपन हो गया था, और उस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने एक रचना की और जिसका नाम प्रिय प्रवास रखा। ठीक है, राइट, ओके। वही है हरिऔर जी की। देखिए प्रिय प्रवास की रचना के पीछे दो प्रेरक कारण बताए थे। एक कारण था कृष्ण जी का, दूसरा उनकी वाइफ का। ठीक है ना। प्रिय प्रवास के तीसरे सर्ग का मुख्य विषय वर्णन क्या है? सर्ग तो हम लोगों ने देखा नहीं है इसको। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन इस तरह के नहीं आएंगे, विशेषताएं आ जाएंगी। ठीक है, महत्व आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि प्रिय प्रवास हरिऔर जी की ख्याति प्राप्ति कृति है, और इसके माध्यम से कवि ने पौराणिक कथा को नया आयाम दिया। पौराणिक कथा का एक ये भी चीज था। ठीक है ना, और कुछ जो इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर सकेंगे। चलिए अब यहाँ पे किसका ले लें? अब आ गए मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविता। अब एक वीडियो में तो हम करेंगे, कितना भी लेंदी ये वीडियो क्यों ना हो जाए। ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैथिली शरण को मैंने पढ़ाया है ना। भारतीय नव जागरण से तो क्वेश्चन नहीं था, मैंने क्यों इसमें टिक कर दिया? भारतीय नव जागरण नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। भारतीय नव जागरण तो कहीं पे हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त का भाव पक्ष था। भाव पक्ष हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो भाव पक्ष में क्या था? अतीत का आधार था, क्योंकि आपको हर एक में वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आधुनिक युग था। आधुनिक युग में भारत देश गुलाम था, लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे। अब लोग जो थे वो उनकी राष्ट्रीय चेतना को जो लेखक लोग थे उनकी राष्ट्रीय चेतना को जगा रहे थे। जो दुर्दशा थी, जिन कारणों से थी, उनको बता रहे थे कि उठो, जागो, कब तक कष्ट को सहोगे, कब तक जो है शोषण को सहोगे। ठीक है ना। तो यहीं पर वही, जिससे भारतीय संस्कृत गरिमा सभ्यता को जान सके, गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़कर एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके, यही इसमें है। यही है आपका अतीत का आधार, भाव पक्ष। ठीक है, राइट, ओके। और इस देश के असंख्य आदर्श जन हो गए जिनकी धार्मिकता, वीरता, उदारता, परोपकारिता, न्याय, प्रीताशील और सौजन्य गुण आदि वगैरह हैं। ठीक है, अनेक काव्य नाटक भी उन्होंने लिखे थे। ठीक है, ओके। अतीत कहिए क्योंकि अतीत का ही चल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर नारी सम्मान की भावना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा आप। इसे मैंने बताया था उसमें। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था नारी सम्मान की भावना। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत में नारी की स्थिति ऑलरेडी बहुत उपेक्षित थी, बहुत खराब थी, दयनीय थी। ठीक है, और यहाँ पर जो नारी को प्रताड़ित किया जाता था, घर में, समाज में कहीं भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन उसे देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में उसका सम्मान जो है वो हमेशा रहा है। ठीक है ना। तो समाज में उचित सम्मान मिले, देश के स्वतंत्रता संग्राम के विकास में उसका सम्मान, सहयोग रहे, और इस भावना से नारी जात के लिए सदियों से चली आ रही कुट प्रथाओं, रूढ़ जातियों का जोरदार विरोध होने लगा। राजा राम मोहन राय ने भी नारी जात के लिए अपमानास्पद और अभिशाप जैसी सती प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। बाल विवाह, अन्य मेल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन ब्रह्म समाज, आर्य समाज द्वारा चलाए गए आंदोलन ने किया। ठीक है, तो मध्यकालीन सामंतवादी समाज में नारी को केवल भोग की वस्तु माना जाता था, विलास की वस्तु माना जाता था, और उसका कार्य क्षेत्र केवल उसका घर था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। संकीर्ण मानसिकता के कारण नारी का कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया गया था, और आधुनिक युग की
विचार दृष्टि से नारी की स्थिति को समाज और देश के लिए अत्यंत हानिकारक माना। तो नारी की स्वतंत्रता, अस्मिता, कार्य करने की कुशलता और बुद्धिमत्ता को पहचानने का प्रयास किया गया और देश के विकास में सहयोग देने वाले महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उसे पहचाना गया। नारी सम्मान, ठीक है, ओके। और गुप्त जी की आधुनिक काव्य चेतना का जागरण भी नारी संबंधी विचारधारा का बहुत ही गहरा और व्यापक प्रभाव दिखाई देता है और देश की समकालीन स्थिति में नारी की सोचनीय स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए नारी शक्ति की महत्व को व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा ये मैथिली शरण गुप्त का है और जो महादेवी वर्मा का है उसके बारे में मत लिख दीजिएगा क्योंकि उनसे भी एक क्वेश्चन नारी का आ सकता है, ठीक है। गुप्त जी ने नारी को उदात्त दैवी रूप देकर शक्ति और पवित्रता के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वे केवल पूजा भाव यानी पूज्य भाव जगाने की वह घड़ी नहीं थी बल्कि नारी को सहयोगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहिए था, उनका कहना था, ठीक है ना। पूजा करना नहीं बल्कि हम सफर, हम कदम के रूप में, सहयोगी के रूप में अपनाना चाहिए। और काव्य रचनाओं में नारी को उच्च और मधुर प्रेरणादायी सहयोगी के रूप में दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। साकेत, यशोधना, प्रिय, विष्णुप्रिया 3 काव्य उन्होंने लिखे थे। और हिंदी साहित्य के काव्य क्षेत्र में जो कुछ ऐसे नारी पात्रों की उपेक्षा हो रही थी जिनके त्याग, उदारता और वेदता की अब तक कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, तो गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला और यशोधरा में राहुल जननी की वेदना को स्वर देकर नारी के अस्तित्व को बोध अभिव्यक्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है। हम लोग कहते हैं, रियलिटी है कि राम को वनवास मिला तो सीता जी उनके साथ गई, 14 साल वनवास में रही, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि सीता जी साथ में तो थी ना, राम साथ में तो दोनों लोग थे ना, जंगल में ही रहे हो थे ना। लेकिन उर्मिला ने सीता से ज्यादा कष्ट सहा था, जो लक्ष्मण का बिना चेहरा देखे 14 साल उसने अपने घर में महल में बिताए थे और इसीलिए उसने प्रण किया था कि जब तक मेरे पति लौट के नहीं आएंगे तो मैं बिस्तर पे यानी कि ऊपर गद्दे पे नहीं लेटूंगी और जमीन पे लेटती थी। ये त्याग होता है। तो ये हकीकत है कि कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्हें कभी भी दिखाया नहीं जाता, उनके बारे में चर्चा नहीं की जाती है और उन्हीं में एक उर्मिला है, ठीक है। तो गुप्त जी ने पौराणिक कथा संदर्भ लेकर नारी की गर्मामयी तेजस्वी प्रतिभा जो है प्रस्तुत की और उनकी मांग भी थी, जो समय की उस समय मांग थी, उन्होंने वो किया था यहाँ पर, ठीक है। राम सीता के साथ बन जाने के लिए लक्ष्मण को योगी बताने में उर्मिला की दृढ़ता की कारण रही है। जाग रहा है कौन धर उधर, अब इसको मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष नारी जीवन को सफल और उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि उसे पुरुष का सहयोग प्राप्त होता है, यदि वो सहयोग नहीं मिलता है तो नारी के पत्नीत्व और स्वतंत्र सत्ता के बीच तनाव आ जाता है, ठीक है। और यही साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण के बीच में दिखाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि लक्ष्मण का उसे अनुकूल सहयोग प्राप्त है और उर्मिला के अनुमति से ही लक्ष्मण वन को गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ में थे और सहमत थे, ठीक है ना। तो यही चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नारी वाला देख लीजिएगा आप, ठीक है। हालांकि अब देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब क्या रह गया इसमें, कुछ और भी है क्या, अब देख लेते हैं, क्योंकि मैथिली शरण सॉरी इनसे क्या बोलते हैं, हाँ, राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे, बहुत देख लिए। जो अभी समाज सुधार में देख के है ना क्या क्या काम हुए हैं ना, और राष्ट्रीय भावना में जो देख के है वही आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। राष्ट्रीयता और समाज सुधार से क्वेश्चन पूछता है, मानवता से पूछता है, तो आपको फिर यही चीज इसमें लिखनी है, ठीक है ना। तो आप इसमें परेशान मत होइएगा। संरचना शिल्प वही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद खड़ी बोली जो है वो यूज में होने लगी थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त जो उनके शिष्य थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इसमें। और गुप्त जी ने अपने काव्य के लिए खड़ी बोली को स्वीकार किया था। तो काव्य भाषा में आपको खड़ी बोली लेना है और लिख देना है, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें क्या है, कुछ है क्या देख लेते हैं। मैंने इसलिए पहले पेन लगा दिया था, टिक लगा दिया था कि ताकि ढूंढने में और करने में प्रॉब्लम ना हो। भारतीय नवजागरण क्या होता है मैथिली शरण गुप्त के टाइम में, तो यही आप लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक एकता, देश प्रेम, सभी के ऊपर उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो फिनिश्ड हुआ या नहीं, अभी मुझे लगता है एक लेसन यहाँ पे बचा हुआ है। रमेश त्रिपाठी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ इसमें एक टिप्पणी में आया था राम नरेश त्रिपाठी लिखा हुआ था बस। तो हम इनको नहीं लेते, हम भी इनको लिफ्ट करते हैं। जब किसी भी एग्जाम इतने सारे हम लोगों ने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे उसमें किसी में भी इनका जिक्र नहीं था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ब्लॉक फिनिश्ड होता है। ओ माय गॉड कितना लेंदी है ना, उफ। चलिए अभी आपके 2 और 3 ब्लॉक है, इनको अलग अलग करके ही लेके आऊंगी, एक में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं भी थक जाती हूँ ना कंटिन्यू बिल्कुल पढ़ाते हुए। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वेट करिएगा।
हालांकि नहीं भी डालूंगी तो कोई बात नहीं, वीडियो तो अवेलेबल है, आपके पास है ही है, क्वेश्चन हमने बता ही दिए हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए फिर, टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।